My dear friends, dear students, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes. प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्रिय साथियों, आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों और प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। टॉपिक का नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट और प्रिपरेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, संप्राप्त परीक्षण का निर्माण। प्रिय विद्यार्थियों, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है और आज हम लोग जो चर्चा करेंगे आज की क्लास में वो हम लोग चर्चा करेंगे संप्राप्त परीक्षण निर्माण के प्रथम पद की, स्टेप 1 की आज हम लोग चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप होते हैं, उसमें से जो फर्स्ट स्टेप है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा को स्टार्ट किया जाए। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों में से, आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से, प्रिय साथियों में से अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज समय से उपलब्ध हो पाएँ, समय से आप उसको देख पाएँ, सभी वीडियोज को देख पाएँ और आपका अध्ययन कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, आपके अध्ययन कार्य में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा न आने पाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्रिय साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने यारों में, मित्रों में शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि वे सभी लोग जो है इस वीडियो का लाभ वो भी उठा पाएं और उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। संप्राप्त परीक्षण का निर्माण और कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट और प्रिपरेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले हम सभी लोगों ने अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, संप्राप्त परीक्षण क्या होता है, उसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन कर चुके हैं। अचीवमेंट टेस्ट की परिभाषा, उसके लक्षण, उसकी विशेषताएं, उसकी कमियां, सबके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। हम सभी जान रहे हैं कि जो अचीवमेंट टेस्ट होता है वो जो है, जो छात्र जो है, जो छात्रों की उपलब्धि होती है, उस उपलब्धि को जानने के लिए शिक्षक जो है अचीवमेंट टेस्ट या संप्राप्त परीक्षण का निर्माण करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो संप्राप्त परीक्षण है उसका निर्माण जो है शिक्षक जो है शैक्षिक संप्राप्ति का मापन करने के लिए करता है और जो संप्राप्त परीक्षण होता है उसके द्वारा जो है शिक्षक छात्रों के द्वारा विभिन्न विषयों में जो उसने अर्जित, उसका जो अर्जित ज्ञान है, बोध है, कौशल है, इन सभी का मापन करने के लिए वो संप्राप्त परीक्षण का निर्माण करता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि संप्राप्त परीक्षण निर्माण के क्या क्या चरण होते हैं, उसकी क्या क्या जो है उसके स्टेप्स कौन कौन से हैं और प्रत्येक स्टेप की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसमें हमको जो है संप्राप्त परीक्षण का निर्माण करते समय किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए और कैसे हम संप्राप्त परीक्षण का निर्माण करेंगे, कैसे हम उसको मानकीकृत करेंगे, उसका प्रमापीकरण कैसे करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग चलिए आज के वीडियो में देखते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, संप्राप्त परीक्षण का निर्माण तथा उसका प्रमापीकरण की प्रक्रिया को 4 मुख्य सोपानों में बांटा जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट की बात करें, प्रिपरेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट की बात करें और उसके स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें, तो जब अचीवमेंट टेस्ट का स्टैंडर्डाइजेशन करने की बात आती है, उसका प्रमापीकरण करने की बात आती है, तब हमको संप्राप्त परीक्षण के निर्माण के जितने भी स्टेप होते हैं सभी स्टेप्स का पालन जो है हमको करना पड़ता है और सभी स्टेप का जब पालन हम करेंगे तभी हम अपने अचीवमेंट टेस्ट को स्टैंडर्डाइज कर पाएंगे, उसको प्रमापीकृत कर पाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं क्या क्या स्टेप होता है। द फर्स्ट स्टेप इज परीक्षण की योजना बनाना और द प्लानिंग ऑफ द टेस्ट, प्लानिंग द टेस्ट। द सेकेंड वन इज प्रश्नों की रचना करना या प्रिपेयरिंग द आइटम्स। प्रिय विद्यार्थियों, सेकेंड है प्रश्नों की रचना करना, प्रिपेयरिंग द आइटम्स, एंड थर्ड वन इज प्रश्नों का चयन करना और सेलेक्टिंग द आइटम्स, और देन द फोर्थ वन इज परीक्षण का मूल्यांकन करना और इवैल्यूएशन ऑफ द टेस्ट।
तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 4 पद हैं, 4 स्टेप्स हैं जिनका पालन करके हम संप्राप्त परीक्षण का निर्माण करते हैं और उसका स्टैंडर्डाइजेशन भी करते हैं, उसका प्रमापीकरण भी करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम सभी लोग देखेंगे कि परीक्षण की योजना बनाना जो फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1, इसके बारे में आज हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि परीक्षण की योजना बनाते समय हम लोग क्या क्या योजना बनाते हैं और उस योजना को बनाने में कौन कौन सी बारीकियां होती हैं, क्या क्या चरण होते हैं, इन सभी के बारे में आज हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टेप 1, परीक्षण की योजना बनाना और प्लानिंग ऑफ द टेस्ट और प्लानिंग द टेस्ट। तो प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षण की योजना बनाते समय जब हम टेस्ट को बनाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वो जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं परीक्षण के, उन सभी के बारे में हमको ध्यान रखना चाहिए और उन सभी का निर्धारण करना पड़ता है। अर्थात परीक्षण का निर्माण करने के पूर्व, उससे परीक्षण का निर्माण करने के पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण पक्षों का, कुछ विशेष बातों का, कुछ बिंदुओं का निर्धारण करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि वे महत्वपूर्ण पक्ष कौन कौन से हैं, वे महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं जिनका निर्धारण हमको परीक्षण को बनाने के पहले कर लेना चाहिए। अर्थात जो प्लानिंग स्टेप है, जो परीक्षण की योजना बनाना जो चरण है, स्टेप है प्लानिंग द टेस्ट, इस स्टेप में हम लोग किन किन पक्षों का निर्धारण करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। द फर्स्ट वन इज परीक्षण की विषय वस्तु और कंटेंट ऑफ द टेस्ट। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग जान रहे हैं कि कंटेंट ऑफ द टेस्ट या परीक्षण की विषय वस्तु से क्या अभिप्राय है। परीक्षण की विषय वस्तु से अभिप्राय है कि वह कौन सा कंटेंट होगा, वह कौन सा मटेरियल होगा, वह कौन से विषय वस्तु होंगे, कौन सी पाठ्य वस्तु होगी, या किन किन पाठों से, किन किन प्रकरणों से हमको जो है परीक्षण के लिए प्रश्नों का निर्माण करना है या परीक्षण के लिए आइटम्स का निर्माण करना है। तो सबसे पहले परीक्षण के निर्माण जब हम करने जाएंगे तो सबसे पहले चरण में प्लानिंग ऑफ द टेस्ट के अंतर्गत जो पहला स्टेप होगा उसमें हम लोग यह निर्धारित करेंगे कि परीक्षण के लिए वो कंटेंट क्या होगा, पाठ्यवस्तु क्या होगी, वे कौन कौन से पाठ होंगे, कौन कौन से लेसन होंगे या कौन कौन से प्रकरण होंगे जिनका निर्धारण करके हमको जो है परीक्षण का निर्माण करना है। इसका हमें निर्धारण कर लेना चाहिए कि कौन कौन से कंटेंट या प्रकरण या टॉपिक हम जो है परीक्षण में रखेंगे। परीक्षण के प्रश्नों का निर्माण जो है हम किन किन जो है प्रकरणों से या किन किन पाठों से करेंगे। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड वन इज एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग जान रहे हैं कि जब हम लोग टीचिंग का कार्य करते हैं, शिक्षण का कार्य करते हैं, तो शिक्षण का कार्य करने के पूर्व हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं, पाठ योजना बनाते हैं। और जब हम लोग पाठ योजना बनाते हैं तो पाठ योजना में जो है हम लोग उस पाठ का, उस विषय का जो है सामान्य उद्देश्य या जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, जनरल एम्स लिखते हैं, और उसके बाद उस कक्षा विशेष के लिए हम लोग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स या विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। तो उसी तरह विद्यार्थियों, जब हम परीक्षण की योजना बनाने जाएंगे तो हमको निर्धारण करना पड़ेगा कि वे कौन कौन से एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे जिनके लिए हमें परीक्षण का निर्माण करना है। जैसे प्रिय विद्यार्थियों, नॉलेज लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, एप्लीकेशन लेवल, एनालिसिस, सिंथेसिस आदि, जिसके बारे में हम लोग जो है जब लेसन प्लान बनाते हैं तो ज्ञानात्मक स्तर, बोध स्तर या फिर प्रयोग स्तर या फिर क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, कौशल, इन सभी को लेकर के हम लोग अपना विशिष्ट उद्देश्य का निर्माण करते हैं। तो जिन उद्देश्यों का निर्धारण हम लोग पाठ्य योजना बनाते समय विशिष्ट उद्देश्य का करते हैं, वही विशिष्ट उद्देश्य या वही शिक्षण उद्देश्य जो है हमारा जो परीक्षण होता है उन परीक्षण के समय भी निर्धारित किया जाता है कि परीक्षण में किन किन विशिष्ट उद्देश्यों से, किन किन शिक्षण उद्देश्यों से प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात हमको यह निर्धारित करना पड़ेगा कि किन किन शिक्षण उद्देश्यों का मूल्यांकन हमको परीक्षण के द्वारा करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहला हो गया कंटेंट ऑफ द टेस्ट, परीक्षण की विषय वस्तु का निर्धारण, और उसके बाद हम लोग शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण कर लेते हैं कि नॉलेज से, अंडरस्टैंडिंग से, एप्लीकेशन से, एनालिसिस से किससे हमको प्रश्न बनाना है, किन उद्देश्यों का हमें मूल्यांकन इस परीक्षण के द्वारा करना है। चलो दोस्तों आगे बढ़ें। द नेक्स्ट वन इज प्रश्नों के प्रकार या टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा परीक्षण होगा उस परीक्षण में हम
किन किन प्रकार के प्रश्नों को रखेंगे, कौन कौन से प्रश्न रखेंगे, कैसे प्रश्न रखेंगे, इसका भी निर्धारण हमको परीक्षण का निर्माण करने के पूर्व कर लेना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो प्रश्नों के प्रकार होते हैं, जैसा हम सभी लोग जान रहे हैं, आप जान रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप ऐसे टाइप के प्रश्न होते हैं। इसके बारे में हमने आपको इसके पहले की कक्षाओं में विस्तृत रूप से पढ़ाया है। यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं जिनको हम लोग संप्राप्त परीक्षण में सम्मिलित कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहला हो गया ट्रू फॉल्स आइटम्स या सत्य असत्य प्रश्न। द नेक्स्ट वन इज मैचिंग आइटम्स या मिलान प्रश्न। नेक्स्ट वन इज रिकॉल आइटम्स या प्रत्यास्मरण प्रश्न। अगला है कंप्लीशन आइटम या पूर्ति प्रश्न। देन मल्टीपल चॉइस आइटम्स या बहुविकल्पी प्रश्न। एंड नेक्स्ट वन इज शॉर्ट आंसर टाइप या लघु उत्तरीय प्रश्न और ऐसे टाइप या लॉन्ग आंसर आइटम्स या निबंधात्मक प्रश्न। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस कक्षा के पूर्व में आप सभी लोगों ने बहुत ही विस्तृत रूप से पढ़ा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कौन कौन से होते हैं, विस्तृत जो ऑब्जेक्टिव टाइप या वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव आइटम्स कौन कौन से होते हैं, और उसी के साथ साथ ऐसे टाइप आइटम्स या लॉन्ग आंसर टाइप आइटम्स कौन कौन से होते हैं या सब्जेक्टिव टाइप आइटम्स कौन कौन से होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न हैं या ऐसे टाइप या सब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न हैं, उन सभी का जो है हम लोग अपने इसमें अपने टेस्ट में, अपने परीक्षण में रख सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, सत्य असत्य प्रश्न या ट्रू फॉल्स आइटम्स, मिलान प्रश्न या मैचिंग आइटम्स, रिकॉल आइटम्स या प्रत्यास्मरण प्रश्न, कंप्लीशन आइटम या पूर्ति प्रश्न, मल्टीपल चॉइस आइटम्स या बहुविकल्पी प्रश्न, शॉर्ट आंसर आइटम्स या लघु उत्तरीय प्रश्न तथा ऐसे टाइप या लॉन्ग आंसर टाइप आइटम्स या निबंधात्मक प्रश्नों को हम लोग अपने संप्राप्त परीक्षण में सम्मिलित कर सकते हैं। तो इसमें हमको निर्धारण करना पड़ेगा कि किस प्रकार के प्रश्नों का हम चयन करेंगे, किस प्रकार के प्रश्नों को हम रखेंगे अपने परीक्षण में, और प्रत्येक जो प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रकार के जो प्रश्न होंगे, उनकी संख्या क्या क्या भी होगी, इसका भी हमको निर्धारण करना होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम यह भी निर्धारित करेंगे कि जो प्रश्न होंगे टेस्ट में, परीक्षण में, उस परीक्षण में प्रश्नों की संख्या, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, फिर जो है विशिष्ट उद्देश्य या शिक्षण उद्देश्य जितने भी हैं हमारे, जिनका हम मूल्यांकन करना चाहते हैं, उन विशिष्ट उद्देश्यों या शिक्षण उद्देश्यों में प्रत्येक शिक्षण उद्देश्य के लिए कितने प्रश्न होंगे, और उसी के साथ साथ जो जिन प्रश्न के प्रकारों को हम सम्मिलित करेंगे, जिस प्रकार के प्रश्नों को हम सम्मिलित करेंगे, उन सभी प्रकार के जो प्रश्न होंगे उनकी संख्या क्या होगी, इसका भी निर्धारण हम लोग करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब प्रश्नों की संख्या का हम निर्धारण करते हैं तो हम वहाँ पे ध्यान देते हैं कि परीक्षण की विधि क्या होगी, अर्थात हम जो है छात्रों से जो परीक्षा लेंगे वो किस विधि से होगा, वो जो है रिटेन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, या फिर जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, किस विधि से परीक्षण होगा उसका भी हम ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ हमारे परीक्षण में जो है किस प्रकार के प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं, प्रश्नों के प्रकार क्या क्या हैं उसका भी ध्यान रखते हैं। फिर जो हमारा परीक्षण है, जो हमारा टेस्ट बन रहा है, वो टेस्ट जो है किस कक्षा के छात्र के लिए है, किस आयु के छात्रों के लिए है, उस कक्षा या आयु के अनुसार भी जो है प्रश्नों की संख्या निर्धारित की जाती है। और साथ ही साथ जो हमारा कंटेंट है, पाठ्यवस्तु है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसका नेचर ऑफ कंटेंट क्या है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है अपने परीक्षण में प्रश्नों की संख्या का निर्धारण करते हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, साथ ही साथ हम यह भी निर्धारित करते हैं कि जो हमारा परीक्षण होगा, टेस्ट होगा, उसमें जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न होंगे उनका क्रम क्या होगा, उनका सीक्वेंस क्या होगा, अर्थात हम इसका भी निर्धारण करते हैं कि जो परीक्षण में जो हमारे प्रश्न रखे जाएंगे, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप, मैचिंग टाइप, कंप्लीशन टाइप, रिकॉल, रिकॉग्निशन, इस जो सत्य असत्य प्रश्न, ये सभी विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न होंगे, इनका सीक्वेंस क्या होगा, इनका क्रम क्या होगा, इसका भी निर्धारण हम लोग जो है प्लानिंग ऑफ द टेस्ट में परीक्षण की योजना बनाते समय कर लेते हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ें। द नेक्स्ट वन इज समयावधि या ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट। तो प्रिय विद्यार्थी, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो हमारा परीक्षण होगा, जो टेस्ट होगा,
उसकी समयावधि क्या होगी, ड्यूरेशन क्या होगी, वह जो है 1 घंटे का प्रश्न पत्र होगा, 2 घंटे का होगा, 1.5 घंटे का होगा, 2.5 घंटे का होगा या 3 घंटे का होगा। इसका भी निर्धारण जो है हमको जो है परीक्षण की योजना बनाते समय ही कर लेना चाहिए कि ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट या परीक्षण की समयावधि क्या होगी। द नेक्स्ट वन इज अंकन विधि या स्कोरिंग मेथड ऑफ द टेस्ट, अर्थात जो हमारा परीक्षण है उस परीक्षण के लिए हम किस अंकन विधि का प्रयोग करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अंकन विधि से अभिप्राय है कि हम जो छात्रों के परीक्षण के प्रश्नों का हम मूल्यांकन कैसे करेंगे, उसको हम जो है एक अध्यापक जो सभी अध्यापक जो अपने हाथों से करेंगे अर्थात मैनुअली करेंगे, या हमको कोई स्कोरिंग की मिलेगी, अंकन कुंजी मिलेगी, अंकन कुंजी के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा, या जो है वो OMR बेसिस टेस्ट होगा या कंप्यूटर की सहायता से किया जाएगा। इन सभी का निर्धारण जो है हमको पहले ही कर लेना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम समयावधि का भी निर्धारण कर लेंगे और साथ ही साथ किस विधि के द्वारा छात्रों के परीक्षणों का, छात्रों के उत्तरों का मूल्यांकन किया जाएगा उसका भी निर्धारण कर लेंगे कि वो मैन्युअली चेक होगा, स्कोरिंग की के द्वारा चेक होगा, या फिर कंप्यूटर की सहायता से उसका मूल्यांकन किया जाएगा, उसकी स्कोरिंग की जाएगी। इसका भी निर्धारण हमको प्लानिंग ऑफ द टेस्ट के स्टेप में या परीक्षण की योजना बनाते समय ही कर लेना चाहिए। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट हमको यह भी निर्धारित करना पड़ता है कि परीक्षण का प्रारूप क्या होगा, पैटर्न ऑफ द टेस्ट क्या होगा। जो हमारा परीक्षण होगा वो जो है उसका जो है प्रारूप क्या होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, वो जो है सब्जेक्टिव टाइप होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, या उसी के साथ साथ जो है हम जो है उसको जो है वो लिखित होगा या फिर मौखिक टाइप का प्रश्न होगा, या फिर जो है उसमें जो है कोई वो वर्बल होगा या नॉन वर्बल होगा, अर्थात शाब्दिक होगा या अशाब्दिक प्रकार के प्रश्न रखे जाएंगे। अर्थात शाब्दिक से अभिप्राय यह है विद्यार्थियों कि वहाँ पर जो है प्रश्न जो है वो रिटन होगा, अर्थात प्रश्न दिए होंगे और उसका उत्तर जो है लिख करके जवाब देना होगा। अशाब्दिक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो भी 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं। वहाँ पे कुछ आपको जो है बोल करके या कुछ क्रिया करके जो है प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है, या कुछ कंस्ट्रक्शन करके, निर्माण करके, किसी चित्र को बना करके या कोई आरेख बना करके उसका जो है आपको उत्तर देना पड़ता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कहने का अभिप्राय यही है कि हमको जो है परीक्षण का निर्माण करने के पूर्व यह निर्धारित कर लेना चाहिए कि परीक्षण का प्रारूप क्या होगा, पैटर्न ऑफ द टेस्ट क्या होगा। प्रिय विद्यार्थियों, पैटर्न का निर्धारण कर लेने के पश्चात जो है हम लोग यह भी निर्धारित करेंगे कि जो हमारा परीक्षण होगा उसकी लैंग्वेज क्या होगी, लैंग्वेज ऑफ द टेस्ट क्या होगा, परीक्षण की भाषा क्या होगी। परीक्षण की भाषा अर्थात आप सभी लोग जान रहे हैं कि वो हिंदी मीडियम में होगा, इंग्लिश में होगा, या दोनों टाइप के प्रश्न होंगे, अर्थात हिंदी में भी होंगे प्रश्न और इंग्लिश में भी प्रश्न होंगे, या किसी अन्य भाषा में परीक्षण बनाया जाएगा। तो कहने का प्रयास बस इतना ही है कि हमको परीक्षण की भाषा का भी निर्धारण जो है प्लानिंग द टेस्ट स्टेज में या परीक्षण की योजना बनाते समय कर लेना चाहिए। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज न्यादर्श या सैंपल। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब परीक्षण की निर्माण हम लोग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर परीक्षण का जो है परीक्षण के निर्माण के समय में उसका जो है पायलट टेस्ट भी किया जाता है। पायलट टेस्ट के उपरांत के समय हम लोग ये देखना चाहते हैं कि परीक्षण जो है उसकी हम लोग जांच करते हैं कि उसमें जो है कोई भाषागत त्रुटि है तो नहीं है, या प्रश्नों में कोई समस्या तो नहीं है, या फिर परीक्षण की कठिनाई स्तर जो है या विभेदन क्षमता जो है उसका डिस्क्रिमिनेशन पावर, डिफिकल्टी वैल्यू, इन सभी की जांच हम लोग जांच स्तर में करते हैं। तो उसके लिए हमें एक न्यादर्श की आवश्यकता पड़ती है, सैंपल की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात उन छात्रों के समूहों की आवश्यकता पड़ती है जिनके ऊपर हम परीक्षण को जो है प्रशासित करते हैं, और उसके द्वारा जो है हम जांच करते हैं कि परीक्षण में क्या क्या समस्याएं हैं, टेस्ट में क्या क्या समस्याएं हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके लिए हमें निर्धारित कर लेना पड़ेगा पहले ही कि हमारे परीक्षण के लिए उन सैंपल क्या क्या होंगे, न्यादर्श क्या क्या होंगे, जिनको लेकर के हम परीक्षण की जांच करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज स्टैटिस्टिकल मेथड या सांख्यिकी विधि, अर्थात हम जो है हमारे परीक्षण में
परीक्षण का निर्माण करते समय या अंकन जो होगा उसकी एनालिसिस करते समय हम किस स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करेंगे, किस सांख्यिकी विधि का प्रयोग करके जो है हम जो है परीक्षण से प्राप्त अंकों का विश्लेषण करेंगे, या परीक्षण के समय जो उसकी एनालिसिस होगी, परीक्षण का जो निर्माण कर रहे होंगे उसकी एनालिसिस होगी। इन सभी समय में या परीक्षण के विभिन्न पदों में, विभिन्न स्टेप्स में किन स्टैटिस्टिकल मेथड का, किस सांख्यिकी विधि का प्रयोग होगा, या परीक्षण से प्राप्त अंकों का जो है एनालिसिस करते समय, विश्लेषण करते समय किस सांख्यिकी विधि का प्रयोग होगा, इन सभी का भी निर्धारण हमको प्लानिंग ऑफ द टेस्ट में करना पड़ता है, परीक्षण की योजना बनाते समय करना पड़ता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया कि प्लानिंग ऑफ द टेस्ट के समय में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका हमें पहले से निर्धारण कर लेना पड़ता है, जैसे कि परीक्षण के लिए कंटेंट क्या होगा, पाठ्यवस्तु क्या होगी, फिर जो है उसके लिए विशिष्ट उद्देश्य या शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या होंगे, फिर प्रश्नों के प्रकार क्या होंगे, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की संख्या क्या होगी, और उसी के साथ साथ जो है परीक्षण की अवधि क्या होगी, परीक्षण का प्रारूप क्या होगा, परीक्षण की भाषा क्या होगी, न्यायादर्श क्या होगा, स्टैटिस्टिकल मेथड या सांख्यिकी विधि क्या होगी, स्कोरिंग मेथड्स क्या होगा। इन सभी का निर्धारण प्रिय विद्यार्थियों हमको जो है परीक्षण निर्माण करने के पूर्व जो है, जो फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग द टेस्ट, परीक्षण की योजना बनाना, उसमें करना पड़ता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी, इसका आपको हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वे कौन कौन सी बातें हैं जिनका हमें जो है परीक्षण निर्माण करने के पूर्व ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। जब हम इन महत्वपूर्ण बातों का, महत्वपूर्ण पक्षों का निर्धारण कर लेते हैं, तब उससे भी एक महत्वपूर्ण स्टेप आता है जिसको हम लोग कहते हैं विशिष्टीकरण तालिका या विशिष्टीकरण सारणी या ब्लूप्रिंट का निर्माण करना या ब्लूप्रिंट तैयार करना। दैट इज प्रिपरेशन ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन और प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट। तो प्रिय विद्यार्थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है कि प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट या विशिष्टीकरण तालिका या ब्लूप्रिंट का निर्माण करना। प्रिय विद्यार्थी, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी हम लोग इसके आगे वाले स्टेप में देखेंगे कि विशिष्टीकरण तालिका या ब्लूप्रिंट कैसे तैयार किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, जो ब्लूप्रिंट होता है, ब्लूप्रिंट या विशिष्टीकरण तालिका जो होता है, इसमें पूरी योजना को विस्तृत रूप से सारणीबद्ध किया जाता है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हम लोगों ने ऊपर जितने भी पक्षों के बारे में अध्ययन किया, वो सभी पक्ष जो है या परीक्षण से संबंधित जितनी भी योजना होती है, जो भी हम योजना बनाते हैं, वे सभी योजना जो है विस्तृत रूप से सारणीबद्ध रूप में कहाँ होता है, ब्लूप्रिंट के अंतर्गत होता है। अर्थात जो ब्लूप्रिंट या टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन होता है, उसमें योजना से संबंधित जो भी योजनाएं हमारी होती हैं उसको हम विस्तृत रूप से सारणीबद्ध करते हैं ब्लूप्रिंट में। अर्थात ब्लूप्रिंट में पूरी योजना को, पूरी प्लानिंग को, जो भी जितने भी पक्षों का हम निर्धारण करते हैं, उन सभी पक्षों का जो है सारणीबद्ध या सारणीयन जो है उसको लेकर के हम एक टेबल बनाते हैं, और उस टेबल को हम लोग ब्लूप्रिंट या टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ब्लूप्रिंट या विशिष्टीकरण तालिका में विषय वस्तु के विभिन्न प्रकरणों, शिक्षण उद्देश्यों दैट इज ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग आदि को दिए जाने वाले वेटेज का स्पष्ट किया जाता है। अर्थात जैसा हमने कहा कि तालिका में पूरी योजना का जो है सारणीबद्ध किया जाता है, तो उसके अंतर्गत हम लोग यह भी देखते हैं कि जो भी कंटेंट होगा, जो भी टॉपिक्स होंगे या प्रकरण होंगे, वे कौन कौन से प्रकरण होंगे, विभिन्न प्रकरणों को, और साथ ही साथ जो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे, शिक्षण के उद्देश्य होंगे, उन उद्देश्यों को हम क्या वेटेज देंगे, क्या भार देंगे। अर्थात किस प्रकरण से और किस उद्देश्य से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न बनाने हैं, इन सब का निर्धारण भी ब्लूप्रिंट में किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि प्रश्नों के प्रकार क्या होंगे तथा विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की संख्या कितनी होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा हमने पहले ही आपको बताया कि ब्लूप्रिंट में जो है पूरी योजना का विस्तृत रूप से सारणीबद्ध किया जाता है, विभिन्न प्रकरणों तथा विभिन्न शिक्षण उद्देश्यों को क्या वेटेज दिया जाएगा इसका स्पष्ट निर्धारण किया जाता है, और साथ ही साथ कौन कौन से किस किस प्रकार के प्रश्न रखे जाएंगे, कौन कौन से प्रश्न रखे जाएंगे, और जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न रखे जाएंगे उनकी संख्या क्या होगी, वो कितने नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस जो है किस किस प्रकार के कितने नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे,
प्रश्नों की संख्या क्या होगी, इन सभी का निर्धारण जो है ब्लूप्रिंट में होता है। अर्थात ब्लूप्रिंट के अंतर्गत हम लोग एक टेबल बनाते हैं, सारणी बनाते हैं, और उस सारणी में हम पूरी योजना को जो है सारणीबद्ध कर देते हैं। यदि हम आप ब्लूप्रिंट देखेंगे तो ब्लूप्रिंट से ही आपको पता चल जाएगा कि परीक्षण जो होगा उस परीक्षण में क्या क्या विशेषताएं होंगी, उसमें कौन कौन से प्रकरण होंगे, किन किन प्रकरणों से प्रश्न आएंगे, किन किन ऑब्जेक्टिव्स के से प्रश्न होंगे, किस किस प्रकार के प्रश्न होंगे, कितने प्रश्न होंगे, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों जो होंगे वो भी किस संख्या में प्रश्न होंगे या कितने कितने प्रश्न होंगे, इन सब का पता हमको सिर्फ ब्लूप्रिंट या स्पेसिफिकेशन टेबल को देखकर ही पता चल जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ब्लूप्रिंट या विशिष्टीकरण तालिका को तैयार कैसे करते हैं, इसका एक उदाहरण हम लोग देखेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्रिय मित्रों, प्यारे साथियों, एक बार फिर से ध्यान दीजिए, बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे कि विशिष्टीकरण तालिका का निर्माण कैसे करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक विज्ञान परीक्षण है तो ब्लूप्रिंट या विशिष्टीकरण तालिका का हम लोग निर्माण करेंगे। सब लोग ध्यान दीजिएगा कि यह जो है विज्ञान परीक्षण है तो ब्लूप्रिंट या विशिष्टीकरण तालिका बन रही है, जिसमें जो है विषय है विज्ञान और एक कक्षा 9 के लिए जो है बनाया जा रहा है, जिसमें जो प्रश्नों की संख्या हमने निर्धारित की है वो है, कुल प्रश्नों की संख्या है 100 तथा जो प्रश्न की अवधि है, समयावधि है वो क्या है 1 घंटा 30 मिनट, अर्थात 1.5 घंटे के लिए 1 घंटा 30 मिनट के लिए परीक्षण होगा। इसमें जो कुल 100 प्रश्न होंगे तथा यह जो है कक्षा 9 विषय विज्ञान के लिए परीक्षण बनाया जा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने आपसे पहले ही बताया था कि जब परीक्षण का निर्माण करेंगे तो हम क्या निर्धारित करेंगे कि वे कौन कौन से शिक्षण के उद्देश्य होंगे जिनके लिए हम परीक्षण का निर्माण करेंगे। तो यह जो है विज्ञान का जो परीक्षण बनाया जा रहा है, यहाँ पे जो है ज्ञानात्मक या नॉलेज लेवल, अंडरस्टैंडिंग या बोध तथा एप्लीकेशन या अनुप्रयोग शिक्षण उद्देश्यों से प्रश्न बनाए जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम यह निर्धारित कर लेंगे कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव या शिक्षण उद्देश्य हैं उनको हम क्या वेटेज देंगे, क्या भार देंगे। तो इस परीक्षण में हम लोग ज्ञानात्मक स्तर के लिए, नॉलेज लेवल के लिए 30% जो है इसको वेटेज देंगे, बोध को भी 30% वेटेज देंगे और अनुप्रयोग को भी हम लोग 40% वेटेज देंगे। और इस प्रकार से जो कुल प्रश्न होंगे वो हो जाएगा टोटल 100%, अर्थात ज्ञानात्मक स्तर से या नॉलेज लेवल से 30% जो है क्वेश्चंस होंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल से या बोध स्तर से 30% क्वेश्चंस होंगे और साथ ही साथ अनुप्रयोग या एप्लीकेशन लेवल से 40% प्रश्न आएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अब उसके बाद जो है हम लोग यह भी निर्धारित कर लेते हैं कि ज्ञान, बोध या अनुप्रयोग स्तर से जो प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों में जो प्रश्नों के प्रकार क्या होंगे। प्रश्नों के प्रकार से अभिप्राय है कि कौन कौन से प्रश्न होंगे। जैसे यहाँ पे TF, MC और MT है, तो TF से अभिप्राय है प्रिय विद्यार्थियों ट्रू और फॉल्स, और इसी तरह से MC से है मैचिंग मल्टीपल चॉइस। और प्रिय विद्यार्थियों, जो तीसरा है MT से अभिप्राय है मैचिंग टाइप, अर्थात मिलान के प्रश्न। तो प्रिय विद्यार्थियों, ट्रू फॉल्स हो गया सत्य असत्य प्रश्न, मैचिंग मल्टीपल चॉइस या बहुविकल्पात्मक प्रश्न, और मैचिंग टाइप या मिलान के प्रश्न। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो परीक्षण होगा हमारा, इस परीक्षण में हम 3 प्रकार के प्रश्नों को रखेंगे, ट्रू फॉल्स या सत्य असत्य प्रश्न, मैचिंग टाइप या मिलान प्रश्न, साथ ही साथ मल्टीपल चॉइस या बहुविकल्पात्मक प्रश्न। इन 3 प्रकार के प्रश्नों को हम लेंगे। तो इसका भी निर्धारण हम लोगों ने कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मल्टीपल चॉइस, मैचिंग टाइप या फिर जो है ट्रू फॉल्स के जो प्रश्न होंगे, इन प्रश्नों का अब हम निर्धारण करते हैं कि इनका वेटेज क्या होगा, इनका भार क्या होगा। अर्थात ट्रू फॉल्स से कितने प्रतिशत प्रश्न होंगे, मैचिंग टाइप से कितने होंगे और मल्टीपल चॉइस से कितने प्रश्न होंगे, इनका भी हम निर्धारण कर लेते हैं। अर्थात विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का वेटेज क्या होगा, इसका भी निर्धारण जो है हमको विशिष्टीकरण तालिका बनाते समय करना पड़ता है। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम लोग जो है उद्देश्यों का निर्धारण कर लेते हैं, उद्देश्यों के वेटेज का निर्धारण कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्नों के प्रकार का निर्धारण करते हैं और फिर प्रश्नों के वेटेज या भार का निर्धारण करते हैं, और फिर उसके उपरांत हम लोग यह भी निर्धारित कर लेते हैं कि हमारा जो कंटेंट होगा वो कौन कौन सा होगा और उस कंटेंट का वेटेज क्या होगा। जैसे यहाँ पे जो
परीक्षण बनाया जा रहा है, यहाँ पे जो प्रकरण लिए गए हैं वो पहला है विद्युत, विद्युत से 25%, प्रकाश, प्रकाश से 25%, प्रजनन, प्रजनन से 25% और रासायनिक समीकरण से 25% प्रश्न आएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट के दौरान हम लोग जो चरण अपना रहे हैं, हम लोगों ने सबसे पहले उद्देश्यों को जो निर्धारण किया और उसके बाद प्रकरण का। आप लोग इसके अपोजिट में भी कर सकते हो कि पहले प्रकरण का निर्धारण कर लीजिए फिर उद्देश्यों का, चाहे जैसे करिए, लेकिन स्टेप्स वही हैं जो हम लोग यहाँ पे अपना रहे हैं तरीका। उस तरीके में हम लोगों ने पहले उद्देश्यों का निर्धारण किया, फिर उद्देश्यों को हम लोगों ने उसका वेटेज का निर्धारण किया, फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का निर्धारण किया और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के उपरांत हम लोगों ने जो प्रश्न है उन प्रश्नों के वेटेज या भार का निर्धारण किया और फिर हम लोगों ने यह निर्धारित किया कि हमारे जो कंटेंट होंगे वो कंटेंट या प्रकरण कौन कौन से होंगे, विभिन्न प्रकार के जो प्रकरण होंगे उन प्रकरणों में से विभिन्न प्रकार के प्रकरणों को क्या वेटेज देंगे, क्या अधिभार देंगे, इसका हम लोगों ने इस चरण में निर्धारण किया। प्रिय विद्यार्थियों, जब हमारा उद्देश्य और प्रकरण निर्धारित हो गया, प्रश्न के प्रकार निर्धारित हो गए और सभी प्रकार के प्रश्नों के अधिभार और साथ ही साथ जो प्रकरण है, विभिन्न प्रकार के प्रकरणों के वेटेज, प्रश्नों के वेटेज सब कुछ निर्धारित हो गए, तो यहाँ पे एक चीज़ और भी निर्धारित हो जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि जब यहाँ पे हमारा टोटल प्रश्नों की संख्या 100 है, जब कुल प्रश्न 100 है तो यहाँ पे देखिए कि यदि विद्युत से 25% प्रश्न होंगे तो कुल प्रश्नों की संख्या 25 होगी, प्रकाश से भी 25% प्रश्न है तो कुल प्रश्नों की संख्या 25 होगी, प्रजनन भी 25% भार पे है तो प्रजनन से भी 25 प्रश्न होंगे और रासायनिक समीकरण भी 25% है तो यहाँ भी 25% जो है 25 क्वेश्चन इस प्रकरण से भी बनेंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इस प्रकार से ये हमारा जो है विशिष्टीकरण तालिका निर्माण हो गया। जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि जब हमारे टॉपिक का निर्धारण हो गया तो उसी के साथ साथ ही प्रिय विद्यार्थियों, जब टॉपिक का निर्धारण हो गया तो उसी के साथ साथ ही हमारा यह भी निर्धारण हो गया कि विभिन्न प्रकार के प्रकरणों के वेटेज क्या होंगे और प्रत्येक प्रकार के जो प्रत्येक प्रकरण होंगे उनसे जो है कितने कितने प्रश्न आएंगे। इसी तरह से यदि हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो यहाँ भी यह निर्धारित हो गया कि प्रत्येक ऑब्जेक्टिव या प्रत्येक प्रकार के प्रश्न कितने होंगे। जैसे ट्रू फॉल्स के यहाँ देखिए 5 प्रश्न हैं। इसी तरह से ज्ञानात्मक स्तर में मल्टीपल चॉइस के 15 प्रश्न हैं, मैचिंग टाइप्स के 10 प्रश्न हैं। इस तरह से कुल यदि हम लोग देखें तो कुल प्रश्नों की जो संख्या बन रही है वो ट्रू फॉल्स के 20 प्रश्न 20 क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस के 50 प्रश्न और मैचिंग टाइप्स के 30 प्रश्न बनेंगे हमारे परीक्षण में। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ तक देखिए, अभी आप लोग समझ लीजिए एक बार फिर से कि हम लोगों ने क्या किया कि उद्देश्यों का निर्धारण किया, फिर उसको हम लोगों ने उसके भार का निर्धारण किया, फिर प्रश्नों के प्रकार का निर्धारण किया, फिर प्रश्नों के भार का निर्धारण किया, फिर हमारे जो कंटेंट है, कंटेंट या प्रकरण का निर्धारण किया और प्रकरण का निर्धारण करने के उपरांत हम लोगों ने यह भी निर्धारित किया कि विभिन्न प्रकरणों को हम क्या वेटेज देंगे, क्या भार देंगे। और जब इसका निर्धारण हो गया तो हमारे यह भी निर्धारित हो गया कि विभिन्न प्रकरणों से या विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की संख्या कुल कितनी होगी, अर्थात विभिन्न प्रकरणों में कितने प्रश्न होंगे या फिर विभिन्न प्रकार के प्रश्नों कितने कितने होंगे या कुल प्रश्न जो होंगे उसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न कितने कितने होंगे, उनकी संख्या का निर्धारण भी हो गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है जब हमारा इस निर्धारण हो गया तो इसके उपरांत अब हम लोग यह निर्धारित करेंगे कि नॉलेज लेवल से कितने प्रश्न होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि नॉलेज लेवल से ट्रू फॉल्स में टोटल 5 प्रश्न होने हैं। तो विद्युत से 1 प्रश्न, प्रकाश से 1 प्रश्न, प्रजनन से 2 प्रश्न और रासायनिक समीकरण से 1 प्रश्न और टोटल यहाँ पे देखिए 5 प्रश्न हो गया। इसी प्रकार से अगर हम लोग मैचिंग मल्टीपल चॉइस की बात करें ज्ञानात्मक लेवल में तो विद्युत से 4 प्रश्न, प्रकाश से 3 प्रश्न, प्रजनन से 4 प्रश्न और रासायनिक समीकरण से 4 प्रश्न और टोटल 15 प्रश्न हो गए। प्रिय विद्यार्थियों, फिर हम निर्धारित करेंगे मैचिंग टाइप के लिए। तो यहाँ देखिए विद्युत से 3 प्रश्न, प्रकाश से 2 प्रश्न, प्रजनन से 3 प्रश्न और रासायनिक समीकरण से 2 प्रश्न, तो टोटल हो गया आपका यहाँ पे 10 प्रश्न। अब यहाँ देख लीजिए प्रिय विद्यार्थियों, ट्रू फॉल्स के लिए 5% वेटेज था तो 5 प्रश्न, 15% वेटेज था मल्टीपल चॉइस के लिए तो यहाँ 15 प्रश्न और 10% वेटेज था मैचिंग टाइप के लिए तो यहाँ पे 10 प्रश्न बने। इसी प्रकार से हम प्रत्येक जो है
नॉलेज प्रत्येक नॉलेज लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल या एप्लीकेशन लेवल, अर्थात प्रत्येक उद्देश्य के लिए हम जो है प्रश्नों का निर्धारण, प्रश्नों की संख्या का निर्धारण कर लेंगे। जैसे यहाँ बोध के लिए देखिए तो विद्युत से 2 प्रश्न, प्रकाश से 1 प्रश्न, प्रजनन से 1 प्रश्न और रासायनिक समीकरण से 1 प्रश्न, टोटल 5 प्रश्न हो गए। फिर मल्टीपल चॉइस की बात करें तो विद्युत से 4, प्रकाश से 4, प्रजनन से 4 और रासायनिक समीकरण से 3 प्रश्न, कुल मिला के 15 प्रश्न हो गया। फिर जो है प्रिय विद्यार्थियों मैचिंग टाइप की बात की जाए तो विद्युत से 3, प्रकाश से 2, प्रजनन से 2 और रासायनिक समीकरण से 2 और कुल मिलाकर के 10 प्रश्न। तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, यदि ट्रू फॉल्स की बात करें तो 5% तो 5 प्रश्न, मैचिंग मल्टीपल चॉइस की बात करें तो 15% तो 15 प्रश्न। प्रिय विद्यार्थियों यहाँ चूंकि प्रश्नों की संख्या हमारी 100 है, इसलिए यहाँ पे परसेंटेज निकालने में कोई समस्या नहीं है। 5% है तो 5, 15% है तो 15, इस तरह से प्रश्नों की संख्या का निर्धारण हो जा रहा है। फिर प्रिय विद्यार्थियों इसी प्रकार हम लोग एप्लीकेशन लेवल के निर्धारित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ट्रू फॉल्स के लिए विद्युत से 2 प्रश्न, प्रकाश से 3 प्रश्न, प्रजनन से 2 प्रश्न और रासायनिक समीकरण से 3 प्रश्न बन रहे हैं। फिर मल्टीपल चॉइस के लिए विद्युत से 4 प्रश्न, प्रकाश से 6 प्रश्न और प्रजनन से 5 प्रश्न, रासायनिक समीकरण से 5 प्रश्न और टोटल 20% बने। नेक्स्ट विद्युत से 2 प्रश्न मैचिंग टाइप के लिए, प्रकाश के लिए 3 प्रश्न, प्रजनन के लिए 2 प्रश्न और रासायनिक समीकरण के लिए 3 प्रश्न। कुल देखिए ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों कि यहाँ पे 10% है तो 10 प्रश्न, 100 का 20% होता है 20 तो टोटल 20%, 100 का 10% होता है 10 तो यहाँ पर टोटल योग देख लीजिए 10 है, अर्थात 10 प्रश्न यहाँ बने। और कुल मिलाकर यदि हम लोग प्रिय विद्यार्थियों देखें तो ट्रू फॉल्स में जो है कुल प्रश्नों की संख्या है 20, मल्टीपल चॉइस में कुल प्रश्नों की संख्या 12 और मैचिंग टाइप में कुल प्रश्नों की संख्या है प्रिय विद्यार्थियों 30। यहाँ पे आप लोग एक बार क्रॉस चेक भी कर ले सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ट्रू फॉल्स में 5, यहाँ पे 5, 5, 5, 10 और यहाँ पे 10 तो हो गया 20, तो यहाँ पे देखिए 20 हो गया। फिर इसी तरह मैचिंग मल्टीपल चॉइस की बात करें तो यहाँ पे 15, यहाँ पे 15 30 हो गया और यहाँ पे 20 तो 50 और ये देखिए आपका 50 आ गया। और फिर मैचिंग टाइप की बात करें तो यहाँ 10 + 10 20 और +10 30 तो यहाँ 30 और कुल मिला के हमारे 100 प्रश्न हो गए। इसी तरह से अगर प्रकरण वाइज देखेंगे तो आप विद्युत के 25 प्रश्न, प्रकाश से 25 प्रश्न, प्रजनन से 25 प्रश्न और रासायनिक समीकरण से 25 प्रश्नों का निर्माण होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार से हम लोग इन चरणों का पालन करके हम ब्लूप्रिंट या विशिष्टीकरण तालिका का निर्माण कर सकते हैं। और आपके सामने जो ब्लूप्रिंट पड़ा हुआ है, जो जिस ब्लूप्रिंट को आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह विज्ञान विषय के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 है, समयावधि 1.5 घंटे है, जिसमें नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव से प्रश्न बनाए गए हैं और जिसमें 4 प्रकरणों को लिया गया। प्रिय विद्यार्थियों चलिए आप लोगों की सुविधा के लिए एक और संप्राप्त परीक्षण जल्दी से देख लेते हैं। हिंदी संप्राप्त परीक्षण के लिए ब्लूप्रिंट का कैसे तैयार करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों हमने यहाँ पे निर्धारित कर लिया कि ज्ञान से 30% होंगे, बोध से 30%, अनुप्रयोग से 40% और कुल 100% प्रश्न होंगे। इसके लिए हम लोगों ने प्रश्नों के प्रकार का भी निर्धारण कर लिया, ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस और मैचिंग टाइप के प्रश्न हमारे परीक्षण में होंगे। फिर प्रिय विद्यार्थियों हमने क्या किया कि वेटेज का भार का निर्धारण कर लिया कि विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न होंगे उनके क्या क्या वेटेज होंगे, अर्थात विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के वेटेज क्या होंगे, उनकी संख्या क्या होगी। और साथ ही साथ हमने यह देखा, यहाँ पे हमने ये निर्धारित किया कि प्रकरण कौन कौन से होंगे। तो ये जो आपका परीक्षण बन रहा है इसमें जो प्रकरण है, एक तो व्याकरण से 30%, अर्थात अगर हम लोग टोटल प्रश्नों की संख्या 60 है तो 60 का 30% हो गया 18, अर्थात 18 प्रश्न बनेंगे। गद्य जो है हमने लिया, इसको हमने वेटेज दिया 35 प्रश्न और 60 का 35 यदि निकालिएगा आप तो आएगा 21, अर्थात 21 प्रश्न जो है बनेंगे इससे। और इसी प्रकार जो पद से प्रश्न हमको वेटेज देना है, पद को हमने वेटेज दिया 35% और 60 का जो 35 आएगा वो आएगा 21, अर्थात 21 प्रश्न जो है पद से, 21 प्रश्न गद्य से और 18 प्रश्न व्याकरण से बनेंगे। और प्रिय विद्यार्थियों इसी तरह से यदि हम लोग यहाँ पे जो प्रश्नों के प्रकार हैं इसका वेटेज देखें तो ट्रू फॉल्स से 5 प्रश्न है तो 60 का 5% आ गया 3। इस तरह मल्टीपल चॉइस के लिए 15% तो 60 का 15% आ गया 9 और मैचिंग टाइप के लिए 60 का 10% हो गया 6। तो इस तरह से आप टोटल में देख सकते हैं कि टोटल में यदि हम लोग बात करें कुल प्रश्नों की संख्या तो ट्रू फॉल्स है 20%, तो 60 का 20% कितना होगा 12,
60 का 50% होगा 30 और 60 का 30% होगा 18। तो कुल मिला के जो हमारा परीक्षण बनेगा हिंदी का, जो संप्राप्त परीक्षण बनेगा, उसमें जो है ट्रू फॉल्स के कुल 12 प्रश्न होंगे, मल्टीपल चॉइस के 30 प्रश्न होंगे और मैचिंग टाइप के 18 या 18 प्रश्न होंगे। व्याकरण से 18 प्रश्न, गद्य से 21 प्रश्न और पद्य से टोटल 21 प्रश्न बनेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, विभिन्न जो हमारे लेवल है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, टीचिंग ऑब्जेक्टिव, शिक्षण उद्देश्य, उसके लिए हम लोग प्रश्नों का निर्माण जैसे इसके पहले वाले में किया तो उस तरह से हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ज्ञानात्मक स्तर के लिए प्रश्न बनाए गए हैं। तो इसमें जो है देखिए गद्य से 1, पद्य से 2, तो टोटल 3 हो गया। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस के लिए व्याकरण से 3, गद्य से 3 और पद्य से 3, तो टोटल 9 हो गया। और मैचिंग टाइप के लिए व्याकरण से 2, गद्य से 2 और पद्य से 2, तो टोटल 6 प्रश्न बन गए। प्रिय विद्यार्थियों, इसी प्रकार से हम लोग जो है विभिन्न शिक्षण उद्देश्यों के लिए प्रश्नों का निर्माण कर लेंगे। जैसे यहाँ बोध के लिए देखिए गद्य से 2, पद्य से 1, टोटल 3। मैचिंग टाइप मल्टीपल चॉइस के लिए व्याकरण से 3, गद्य से 3 और पद्य से 3, तो टोटल 9 प्रश्न। मैचिंग टाइप के लिए 10 प्रश्न, टोटल जो है 10% इसको हमने वेटेज दिया, तो टोटल 6 प्रश्न बनने हैं, जिसमें व्याकरण, गद्य और पद्य से 2-2 प्रश्न हैं। इसी प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग एप्लीकेशन की बात करें तो ट्रू फॉल्स के लिए व्याकरण से 2, गद्य से 2 और पद्य से 2, टोटल 6 प्रश्न। मल्टीपल चॉइस के लिए व्याकरण से 4, गद्य से 4, पद्य से 4, तो टोटल 12 प्रश्न। और मैचिंग टाइप के लिए व्याकरण से 2, गद्य से 2 और पद्य से 2, तो टोटल 6 प्रश्न बने। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे ध्यान दीजिए अब कि यदि कुल प्रश्नों की हम लोग बात करते हैं तो व्याकरण से 2, गद्य से 5 और पद्य से 5 प्रश्न बन रहे हैं। और टोटल यहाँ पे 20% वेटेज है, तो 60 का 20% 12, तो कुल 12 प्रश्न बन रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों। इसी प्रकार यदि हम लोग जो है मल्टीपल चॉइस की बात करें तो यहाँ पे 50% वेटेज है, तो 60 का 50% है 30। यहाँ देखिए व्याकरण, गद्य और पद्य से 10-10 प्रश्न है, तो कुल 30 प्रश्न हो गए। और इसी प्रकार मैचिंग टाइप की बात करिए तो यहाँ पे 30% इसको वेटेज है, तो 60 का 30% हो गया 80। और व्याकरण, गद्य और पद्य से 6 प्रश्न हैं, तो कुल मिला के 18 प्रश्न बन गए। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्रिय साथियों, इस प्रकार से आप सभी लोग जो है इस जो हमने चरण बताए हैं, इन चरणों का अनुपालन करते हुए आसानी से ब्लूप्रिंट या विशिष्टीकरण तालिका का निर्माण कर सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी भाई बहन, आप सभी प्रिय विद्यार्थी और प्यारे साथी, प्यारे मित्रगण, अब आप जो है ब्लूप्रिंट बनाना या विशिष्टीकरण तालिका बनाना अच्छी तरह से सीख गए होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा होता है कि जो हमारा अचीवमेंट टेस्ट होता है, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। तो जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, मल्टीपल चॉइस प्रश्न होते हैं, वहाँ पे गेस के द्वारा या अनुमान के द्वारा सही उत्तर देने की संभावना बहुत होती है। जब हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़े थे तो वहाँ पे हम लोगों ने कमियों में यह अध्ययन किया था कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं वहाँ पे अनुमान से उत्तर देने की संभावना बनी रहती है, अर्थात वहाँ पे गेसिंग किया जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस गेसिंग को, इस अनुमान को जो अनुमान से त्रुटि होती है, इस त्रुटि को कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए हम अंकों को संशोधित करते हैं, अर्थात अंकों का संशोधन किया जाता है, जिससे कि जो गेसिंग है या अनुमान की जो संभावना है उससे जो त्रुटि आए उसको कम किया जा सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस संशोधन है तो एक संशोधन सूत्र होता है, करेक्शन फार्मूला होता है। इस करेक्शन फार्मूला का प्रयोग किया जाता है और जब हम लोग संशोधन सूत्र या करेक्शन फार्मूला का प्रयोग कर देते हैं तो उसके द्वारा जो है जो बहुविकल्पीय प्रश्नों में अनुमान या गेसिंग से उत्तर देने की जो संभावना रहती है उससे जो त्रुटि आती है वे त्रुटियां कुछ कम हो जाती हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, ये है हमारा सूत्र या फार्मूला, जिसमें जो है संशोधित प्राप्तांक या यस दैट इज करेक्टेड स्कोर इज इक्वल टू R - W by K - 1। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा सूत्र है जहां पे संशोधित प्राप्तांक या करेक्टेड स्कोर इज इक्वल टू R - W by K - 1 है, जहां पे R जो है वो है बहुविकल्पात्मक प्रश्नों पर किसी छात्र के द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या, दैट इज राइट आंसर्स। ठीक है, राइट आंसर्स गिवन बाय द स्टूडेंट्स, अर्थात बहुविकल्पात्मक प्रश्न पे नंबर ऑफ राइट आंसर्स कितने हैं या छात्रों के द्वारा कितने सही उत्तर दिए गए हैं, नंबर ऑफ राइट आंसर्स क्या है, ये होता है R, दैट इज R इज इक्वल टू नंबर ऑफ राइट आंसर्स या छात्र के द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या। W है प्रिय विद्यार्थियों गलत उत्तरों की संख्या, अर्थात नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स, गलत उत्तरों की संख्या क्या है, वो हो गया
W, और साथ ही साथ K है प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों की संख्या, अर्थात वहाँ पे कितने जो है विकल्प दिए जा रहे हैं, कितने अल्टरनेटिव्स या ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, उसको हम लोग K से इंडिकेट कर रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग संशोधित प्राप्तांक निकाल सकते हैं। करेक्टेड स्कोर दैट इज यस इज इक्वल टू R माइनस W बाई K माइनस 1। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपके सामने है संशोधित प्राप्तांक यस इज इक्वल टू R माइनस W बाई K माइनस 1, और इस फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग करेक्टेड स्कोर्स निकाल लेते हैं, जहां R है सही उत्तरों की संख्या, W है गलत उत्तरों की संख्या और K है विकल्पों की संख्या। और इसके द्वारा हम लोग जो है जो गेसिंग्स या अनुमान से उत्तर देने की संभावना होती है और उसके द्वारा जो त्रुटि की संभावना होती है उसको हम लोग कम करने का प्रयास करते हैं, उसको हम लोग कम करते हैं, उसको हम लोग खत्म करते हैं, मिटाते हैं। फिर विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज हम लोगों ने अध्ययन किया कि संप्राप्त परीक्षण का निर्माण के कौन कौन से स्टेप होते हैं, कौन कौन से चरण होते हैं, और उन चरणों में जो पहला चरण है दैट इज परीक्षण की योजना बनाना या प्लानिंग ऑफ द टेस्ट, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया कि प्लानिंग ऑफ द टेस्ट के अंतर्गत हम लोग जो है किन किन पक्षों का, किन किन बातों का निर्धारण पहले हम लोग करते हैं, किन किन बातों या पक्षों पर ध्यान देते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन या ब्लूप्रिंट कैसे तैयार किया जाता है, उसको तैयार करने के विभिन्न चरण क्या क्या होते हैं। और उसके उपरांत हम लोगों ने देखा कि जो गेसिंग से जो है गलत उत्तर को भी सही दे देने की संभावना होती है, था अनुमान से जो उत्तर दे देने की संभावना हो जाती है, उससे जो त्रुटि आती है उस त्रुटि को कम करने के लिए कौन सा फार्मूला है दैट इज करेक्टेड स्कोर्स कैसे ज्ञात करते हैं, और इन सब के बारे में आज हम लोगों ने अध्ययन किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें पूरा यकीन है कि आप सभी लोग जो है स्पेसिफिकेशन टेबल या ब्लूप्रिंट बनाना अच्छी तरह से सीख गए होंगे, करेक्टेड स्कोर्स निकालना भी सीख गए होंगे, और उन सभी पक्षों को भी अच्छी तरह से जान गए होंगे जिनका हमें परीक्षा निर्माण करने के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क है, गृह कार्य है। जैसे पहला है होमवर्क, अपने शिक्षण विषय के संप्राप्त परीक्षण हेतु 150 प्रश्नों के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए। अर्थात आपको जो भी आपका टीचिंग सब्जेक्ट है उससे जो है एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है, किसी भी विषय के लिए आप बनाइए जिसमें जो है प्रश्नों की संख्या 150 होगी। आप जो है अपने हिसाब से उद्देश्यों का निर्धारण और प्रकरणों का निर्धारण कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग जो है एक ब्लूप्रिंट तैयार करिए। और उसके बाद एक और होमवर्क है प्रिय विद्यार्थियों कि यदि विज्ञान विषय के संप्राप्त परीक्षण में किसी छात्र ने 100 प्रश्नों में से 70 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हों और प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए हों, तो परीक्षार्थी के द्वारा संशोधित प्राप्तांक की गणना कीजिए। परीक्षार्थी के संशोधित प्राप्तांक की गणना कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थी, इस प्रश्न देखिए, आपको प्रश्नों की संख्या दी गई है, सही प्रश्नों की संख्या दी गई है और विकल्प की संख्या दी गई है कि कितने विकल्प दिए गए हैं प्रत्येक प्रश्न में, और आपको करेक्टेड स्कोर्स निकालना है। तो आप फार्मूले का प्रयोग करके आसानी से करेक्टेड स्कोर्स निकाल सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो भी आपका उत्तर आए आप उसको कमेंट्स के रूप में, कमेंट बॉक्स के रूप में जाकर के कमेंट में आप अपने उत्तर को दीजिए। और प्रिय विद्यार्थियों, आपका कोई यदि सुझाव है, कोई प्रश्न है, कोई सलाह है, तो उसको भी आप कमेंट के द्वारा हमारे तक पहुंचा सकते हैं। और आप प्रिय विद्यार्थियों, आप कमेंट करिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए आप अपने साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, जिससे कि आपके साथी भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। तो प्रिय विद्यार्थियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। प्रिय विद्यार्थियों, आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए, वीडियो पे आप अपने कमेंट्स भी दीजिए, अपने सुझाव भी दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज समय से प्राप्त हो जाएं, आपका अध्ययन कार्य सुचारू रूप से चलता रहे और आपके अध्ययन कार्य में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।